हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोकुल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं राज चौधरी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो दोस्तों देखना ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 6। माना कि f such that x tends to y एक ऐसा फलन है जिसमें x में एक संबंध r निम्न रूप से परिभाषित है। r बराबर a, b ऐसा है कि f ऑफ a बराबर है f ऑफ b। तो इसमें जांच कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध रखता है। तो दोस्तों इसमें एक तुल्यता संबंध पूछा है, तो तुल्यता संबंध के बारे में आपको बता देता हूं कि तुल्यता संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशन होना जरूरी होता है, तभी तुल्यता संबंध हमें प्राप्त होता है। तो आइए हम इसको बड़े आसान तरीके से करते हैं। माना हमने कोई a लिया है और a संबंध रखता है r से। तो जब कोई a संबंध रखता है r से तो हम इसको बोलेंगे f ऑफ a बराबर f ऑफ a। ओके दोस्तों, तब ये f ऑफ a बराबर f ऑफ a होगा तो हम इसको कह सकते हैं a, संबंध रखेगा r से। और जब हमें ऐसी कंडीशन मिल जाती है कि a, संबंध रखता है r से, b, संबंध रखता है r से, तो इस कंडीशन में ये क्या होता है? सतुल्य होता है। क्या होता है? सतुल्य। सतुल्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये पहली कंडीशन हो गई। तो आइए अब दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने माना a, b संबंध रखता है r से, तब क्या होगा? तब a, b ब्रैकेट में संबंध है r से, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे f ऑफ a बराबर f ऑफ b या f ऑफ b बराबर f ऑफ a। समझ गया? f ऑफ a बराबर f ऑफ b भी मिलेगा और f ऑफ b बराबर f ऑफ a भी मिलेगा। प्रत्येक सिचुएशन में ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं जब a और b बराबर है तो हमें पॉइंट मिल गया a, b और b और a बराबर है तो पॉइंट मिल गया b, a। संबंध रखेगा r से। ठीक है, समझ गए? तो हम कह सकते हैं जब a, b और b, a संबंध रखता है r से, तो जब a, b और b, a संबंध रखता है r से, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कैसा होगा? सममित होगा। क्या होगा? सममित होगा। समझ गए होंगे? अब हमें तीसरा पॉइंट चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा, अब तीसरे पॉइंट में हमें संक्रामक के लिए 3 पॉइंट चाहिए। तो हम मानेंगे, माना a, b तथा c संबंध रखते हैं r से। जब a, b तथा c संबंध रखते हैं r से, तो हम बोल सकते हैं a, b और b, c संबंध रखेंगे r से। तो a, b के लिए हम ले सकते हैं f ऑफ a बराबर f ऑफ b और b, c के लिए हम लिखेंगे f ऑफ b बराबर f ऑफ c। ओके दोस्तों, तो f ऑफ a बराबर f ऑफ b और f ऑफ b बराबर f ऑफ c, तो हमें मिल जाएगा f ऑफ a बराबर f ऑफ c। तो हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ a बराबर f ऑफ c। तो हम देखते हैं इसमें हमें कितने पॉइंट मिल गए। f ऑफ a बराबर f ऑफ b, तो हमें मिल गया a, b। f ऑफ b बराबर f ऑफ c, तो हमें मिल गया b, c। और f ऑफ a बराबर f ऑफ c, तो हमें मिल गया a, c। संबंध रखेंगे r से, तो हमें तीनों पॉइंट मिल गए। अब हमें यहाँ तीनों पॉइंट मिल गए, a, b, b, c और a, c संबंध रखते हैं r से। तो इस सिचुएशन में ये क्या होगा? संक्रामक होगा। क्या होगा? संक्रामक होगा। अब हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें स्वतुल्य भी मिला है, सममित भी मिला है और संक्रामक भी मिला है। जब हम तीनों पॉइंट इसमें फाइंड कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि r एक तुल्यता संबंध होगा। तो हम कह देंगे अतः r एक तुल्यता संबंध रखता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध करो कि यदि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E और F डैश भी स्वतंत्र होंगे। तो देखिए बड़े आसान तरीके से करेंगे हम इसको। तो देखो दिया है E और F दो स्वतंत्र घटना है। E और F दो स्वतंत्र घटना है। तो देखो अब हम देख रहे हैं
कि ई और एफ दो स्वतंत्र घटना है, तो हम इसके लिए लेते हैं पीई इंटरसेक्शन एफ, और ये बराबर होता है पीई इंटू पी एफ। समझ गए? ध्यान दें दोस्तों, जब हम स्वतंत्र घटना की बात करते हैं तो हम फॉर्मूला लेते हैं पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ। समझ गए? और हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, ये ध्यान दें, सिद्ध करना है ई और एफ डैश में। तो हम क्या सिद्ध करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर हमें निकालना है पीई इंटू पी एफ डैश, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, वेन आरेख लेते हैं। हमने दो वेन आरेख लिए और इसमें एक को मान लिया हमने ई और एक को मान लिया एफ, और यहाँ पे हमने इसको छायांकित कर दिया। अब ये छायांकित किया हुआ है इसको हम बोलते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। समझ गए दोस्तों? अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो हमें एफ डैश चाहिए, तो हम इसको भी छायांकित कर देंगे। अब इसको छायांकित कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ई में तो अवयव होने चाहिए लेकिन एफ में कोई अवयव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर, तो इसको हम लिख देंगे पीई, यानी ई में तो एलिमेंट है, ठीक है, और इसको हम पूरा लिखते हैं, इसको पूरा हम बोलेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये हिस्सा हमारा ब्लैंक रह जाएगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से, इसको हम लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ। समझ गया? अब हम क्या करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमें पता है, इसमें पुट कर देंगे। तो हम इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीई माइनस ये बराबर है पीई इंटू पी एफ के। ओके दोस्तों, अब इसमें देख रहे हैं पीई और पीई कॉमन आ रही है, तो हम पीई कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस पी एफ। क्या बचा, 1 माइनस पी एफ। अब हम देख रहे हैं, जब हम जानते हैं पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1 होता है, या पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1 होता है। यहां दोस्तों ध्यान दें कि पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो 1 में से हम जिसको घटाएंगे उसका अपोजिट ही निकल के आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, पीई तो यहाँ पे है ही, और 1 माइनस पी एफ घटा रहे हैं तो पी एफ डैश निकलेगा। अगर 1 माइनस पी एफ डैश घटाते तो पी एफ निकलता, तो यहाँ बन गया पी एफ डैश। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर आ गया, पीई इंटरसेक्शन एफ डैश के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूफ। समझ में आ गया? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x आर पर वर्धमान है। तो सबसे पहले दिया है, क्या फंक्शन दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो हम जानेंगे कि वर्धमान होता क्या है। वर्धमान के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये फाइंड करना होता है। अगर हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फाइंड करेंगे तो ये हो गया निरंतर वर्धमान, और हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो गया वर्धमान। हमें इसको फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा। एफ डैश एक्स का मतलब हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो दोस्तों अब हमें एफ डैश एक्स का मान प्राप्त हो गया। अब एफ डैश एक्स का मान प्राप्त हो गया तो हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिला है। अब इस द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी द्विघात समीकरण के लिए a का मान 0 नहीं होता कभी, तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b और a और c का मान यहां से हम ले लेंगे, तो यहां हमने रख दिया माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 लेस देन 0। ये कितना हो गया 36 और ये हो गया 48 लेस देन 0। अब 36 में से 48 गए तो कितने बचे, माइनस के 12 लेस देन 0, यानी 0 से कम आ रहा है, यानी a का मान कभी 0 नहीं हो सकता किसी भी द्विघात समीकरण के लिए, ये ध्यान रखेंगे। ध्यान दें दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें इसकी वैल्यू 0 से कम मिली है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के लिए a ग्रेटर देन 0 होता है। किसी द्विघात समीकरण में अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
और इस कंडीशन में हमें प्राप्त होगी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। तो क्या होगा, फलन वर्तमान होगा, अतः फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। यही हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, मान ज्ञात करो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस रूट में 10x। तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया है, पहले हम इसको i के बराबर लेट कर लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस रूट में 10x। इसको हमने i के बराबर लेट कर लिया। जब इस तरीके से कोई इंटीग्रल आते हैं 0 से पाई बाई 2 में, तो इनमें हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को हम इसमें यूज करेंगे। तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट में 10x दे रखा है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी यूज करना है तो हम इसको क्या बना देंगे, 0 से पाई बाई 2, हमें यहाँ क्या लिखना है, जो एफ एक्स है ये हमारा एफ एक्स है, तो यहाँ एफ एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, एफ ए माइनस एक्स। क्या लिखना है, ए माइनस एक्स। तो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस रूट में हम यहाँ लिख देंगे 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ध्यान दें दोस्तों, जहां पे प्रॉपर्टी में x आ रही है वहां पे a माइनस एक्स लिखा गया है, तो यहाँ पे x आ रही है तो यहाँ पे a माइनस एक्स लिखा गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा, 0 से पाई बाई 2, यहाँ ऊपर dx लिख सकते हैं इसको, और यहाँ बचा 1 प्लस ये पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स। क्या हो गया ये दोस्तों, कॉट एक्स हो गया। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन, यहाँ हो जाएगा, इसको हम 10 में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट में 10x। ठीक है दोस्तों, इसको 1 अपॉन 10x लिख सकते हैं, रूट 1 का 1 हो गया और ये रूट में 10x। अब इसको हम सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, यहाँ ये हो जाएगा dx अपॉन रूट 10x, यानी 1 प्लस रूट 10x अपॉन रूट में 10x। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 से पाई बाई 2 रूट में 10x dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। समझ गया, हो गया। अब ये इतना सॉल्व हो गया, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी i के बराबर है और ये भी i के बराबर है, दोनों इक्वेशन i के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिख दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो दोनों इक्वेशन जो ऐड होंगी तो i और i कितना हो गया, 2i। 2i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, दोनों में कॉमन है, 0 से पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2, और देखो dx भी है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, एलसीएम सेम है दोनों का, 1 प्लस रूट 10x और 1 प्लस रूट 10x, तो एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस रूट 10x, ये ले लिया। ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10x रूट में, तो यहाँ पे भी 1 प्लस रूट 10x बचा। ठीक है दोस्तों, ऊपर भी यही और नीचे भी यही, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया मैंने एलसीएम लेकर के। ठीक है, जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसी आ जाती है। ठीक है, और dx पीछे लिख दिया मैंने। अब यहाँ इससे ये कट गया, कितना बचा, 0 से पाई बाई 2 1 dx। अब यहाँ देखो इंटीग्रल 1 dx, अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। ठीक है, और यहाँ पे जो लिमिट है इसको हम ऊपर रख देंगे पाई बाई 2 और 0। जब हम लिमिट सॉल्व करते हैं तो पहले ऊपर वाली लिमिट लगती है, फिर माइनस लगा के नीचे वाली, तो नीचे वाली 0 है तो 0 रह जाएगी ये, तो यहाँ कितना बचेगा, पाई बाई 2 बचेगा। ठीक है, अब ये 2i बराबर आया, कितना आया, 2i बराबर पाई बाई 2, और हमें निकालना है i का मान, कितना निकालना है, i का मान, तो i बराबर कितना हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर देंगे पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10,
बिंदुओं -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सदिश समीकरण पूछा है तो सदिश समीकरण हम जानते हैं वेक्टर r बराबर होता है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस a वेक्टर। अब इस समीकरण हम यूज कर देंगे तो हम सदिश समीकरण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब पॉइंट है हमारे तो हम पॉइंटों को हम किस तरीके से हम जो सदिश में लिखेंगे तो इसको हम मान लेंगे वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बराबर हो गया ये -1 है तो हम इसको लिखेंगे -1 इंटू आई कैप तो माइनस आई कैप प्लस इसको लिखेंगे 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है दोस्तों, अब इसको वेक्टर बी मान लेंगे तो ये वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं से हमने दो सदिश निकाल लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टरों को हम इसमें रख देंगे समीकरण में तो हमारा जो सदिश समीकरण निकल आएगा। तो वेक्टर आर तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब वेक्टर ए का मान रख दो माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा। वेक्टर बी का मान रखेंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस। अब देखो माइनस लगा हुआ है तो इसमें माइनस का इंटू हो जाएगा तो हम डायरेक्ट चिन्ह बदल देंगे तो माइनस माइनस प्लस आई कैप। यहां माइनस का 0 जे कैप है तो जे कैप तो मतलब खत्म ही हो गया, कुछ नहीं बचा, या -0 जे कैप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां माइनस से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -2 के कैप। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ माइनस से डायरेक्ट इंटू कर दिया है तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस आई कैप 0 जे कैप, चलो 0 जे कैप अभी लिख लेते हैं, वैसे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो 2 के कैप यहाँ बचा प्लस लैम्डा। अब यहाँ आई कैप को जोड़ लेंगे तो 3 आई कैप और 1 आई कैप कितना हो गया 4 आई कैप। ठीक है, 4 जे कैप और -0 जे कैप तो 0 तो 0 ही रह गया तो यहाँ कितना बचा 4 जे कैप और 6 के कैप में से और 2 के कैप निकलेगा कितना बचा 4 के कैप, यानी सभी 4 4 ही बचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से आई कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने आई कैप निकाल लिया तो ये कितना बचा है यहाँ पे -1 बचा। यहाँ से लैम्डा का इंटू चलेगा, यहाँ पे कितना है 4 तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमने जे कैप कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जे कैप कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा 0 और यहां से जे कैप लिया तो यहाँ पे कितना बचा 4 लैम्डा, कितना बचा 4 लैम्डा। ठीक है, अब यहां से हमने के कैप कॉमन ले लिया। अब के कैप कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे के कैप में कितना बचा 4 और लैम्डा से इंटू करेंगे तो कितना बचेगा 4 लैम्डा। ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर आ गया वेक्टर आर के बराबर। वैसे तो ये यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इसको और ज्यादा सॉल्व कर लो तो कितना बचेगा लास्ट में, इसमें तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा तो ये ऐसे लिख देंगे आई कैप -1 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे 0 इसको लिख देंगे हम कितना 4 लैम्डा जे कैप, इसको हम लिख सकते हैं 4 लैम्डा जे कैप। ठीक है, यहाँ पे ये भी ऐसे रहेगा के कैप और 2 + 4 लैम्डा, ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा सदिश समीकरण निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So now friends, I hope you all understand this question, and if you have any problem so you can comment us in our inbox, and if you like our video so please like and share and comment us, and soon I shall provide you the next video. These questions are very important for the board examination, so don't ignore this video, so please. Okay, thank you very much. Jai Mahadev.